ये पेपर अकॉर्डिंग टू आरपीएससी के जो प्रीवियस पेपर्स हैं विभिन्न एग्जाम्स के सेकंड ग्रेड के, उनको देखते हुए और वर्तमान पैटर्न को, जो आरपीएससी के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको देखते हुए बनाया गया था। और मैंने पूरी कोशिश यही की थी कि पेपर प्रत्येक यूनिट को टच करे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो। अब आपको मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। देखिए, ब्रोमीन के विपक्ष टू ब्यूटीन, ये जो क्वेश्चन है वेरी फेमस क्वेश्चन है। इसको अपन ऐसे करते हैं, हाँ, इसको हम ऐसे करते हैं। आपको ये बता रखा है मैंने, CRTM सिस एल्किन है, वो ब्रोमिनेशन पर या हेलोजिनेशन पर, ब्रोमिनेशन कह दो या हेलोजिनेशन कह दो, क्या देती है जी? रेसिमिक मिक्सचर। और ट्रांस है वो क्या देती है जी? बीजो देती है। ट्रांस है वो क्या देती है जी? बीजो देती है हेलोजिनेशन पे। तो ब्रोमीन के विपक्ष, विपक्ष से क्या बनेगा? मिजो। और संपक्ष से क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। तो मिजो और रेसिमिक हो गया। इसलिए इसका आंसर क्या था? सिस था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये एल्कीन का क्वेश्चन था, एल्काइन का, श्योरी आपको पता ही है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है आरपीएससी में। ये लो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है आरपीएससी में। क्या इसको अपन लिंडलार कैटेलिस्ट कहते हैं? लिंडलार कैटेलिस्ट कहते हैं। H2PDBaSO4, BaSO4 की जगह CaCO3 मिल सकता है। एनसीईआरटी में ओनली पीडी कार्बन भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ओनली पीडी कार्बन भी दिया हुआ है। इससे हमेशा संपक्ष सिस एल्किन मिलती है। तो ए संपक्ष एल्किन और श्योरी, इसका तो हो जाएगा संपक्ष। और NaNH3 से हमेशा क्या मिलती है? विपक्ष। तो इसका आंसर सी होगा, संपक्ष एल्किन और विपक्ष एल्किन। निकालो अगला। हाँ भैया, पीकेए, पीकेए के ए का हर बार करना पड़ेगा क्या इसको? पीकेए माइनस लो के ए होता है। के ए का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, और पीकेए होता है मतलब के ए अधिक, इसका मतलब मोर एसिडिक। के ए अधिक होगा तो इसके पहले माइनस है, ये अधिक होगा तो यह क्या होगा? कम होगा पीके। तो अपने को क्या देखना है कि पीके सबसे ज्यादा किसका है? तो पीके ज्यादा का मतलब है के ए कम। के ए कम का मतलब जो कम अम्लीय हो। तो एक पीरियड में बाएं से दाएं चलते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ती है बाएं से दाएं, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H को H+ के रूप में रिलीज कर देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फ्लोरीन। फिर कौन? ऑक्सीजन वाला। फिर नाइट्रोजन वाला। और सबसे कम कौन होगा जी? कार्बन वाला। तो इसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है। एसिडिक नेचर तो हो गई सबसे ज्यादा, तो पीके हो गया सबसे कम। तो ये तो पीके का बढ़ता क्रम है, तो इसका पीके क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा, क्योंकि ये इसकी के वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि यह अम्लीय सबसे कम है। सुन लेना भैया, पीरियड में तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ती है, जबकि ग्रुप में हाइड्राइड में अप टू डाउन आते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ती है। वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर नहीं लगता, वहां हाइड्रेशन एंथैल्पी भी रोल अदा करती है। उसके कारण जिसकी बॉन्ड लेंथ लंबी उसकी एसिडिक नेचर अधिक होती। ओके, तो पीरियड में तो बॉन्ड लेंथ के आधार पर सॉरी, ग्रुप में तो बॉन्ड लेंथ के आधार पर देखते हैं और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, विद्युत ऋणता के आधार पर, इसलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ये लो भैया, पीएच। पीएच बराबर होता है -log H+, ये लो जी, -log H+। कंसंट्रेशन दे रखी है और डिसोसिएशन की अमाउंट दे रखी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है। तो कंसंट्रेशन कितनी है? 1। और ये हो गया 10/100, ये 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा? -log10⁻⁻1। ये क्या हो गया? log m की घात n, n log m, तो -1 -1 +1 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 1 आ जाएगा। ये लो, ओके। ये लो भैया,
ये देखिए क्या निकालना है आपको, ईएमएफ है इस सेल के लिए। अगले ने दे क्या रखा है, मानक अपचयन विभव दे रखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालो। ई नोड सेल इक्वल टू हो जाएगा क्या, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। अब देखो इसकी वैल्यू है -0.44 और इसकी वैल्यू है -0.14। जिसकी वैल्यू माइनस में अधिक वो हमेशा किसकी भांति व्यवहार करता है, एनोड की भांति। तो यह एनोड हो गया और यह कैथोड हो गया। तो कैथोड कितना है 0. देखो माइनस उसका होता है ऑक्सीडेशन, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यदि अपन आगे चलते हैं, हाँ ये देखिए, हेलो, हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे देख के करते हैं कि कैथोड और एनोड, तो यहां ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, एनोड की भांति। यह किसकी भांति व्यवहार करेगा, एनोड की भांति। और यह किसकी भांति व्यवहार करेगा, कैथोड की भांति। अगर आप ये वैल्यू देखते हैं तो अब सुनिए, अब अगले ने इसने यह क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी द्वारा ही, यहां इसने दे दिया क्या, ये दे दिया कायदे से, ये पोटेंशियल दे रखा है ना, उसके अनुसार देखें तो यह पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन अगले ने अपने को क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है कि यह रिएक्शन ऐसे दे, तो अगला कहेगा वही अपने को मानना पड़ेगा। यहां एफ ही का तो हो रहा है क्या, रिडक्शन, और एस एन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है इसका मतलब जो राजी खुशी काम हो रहा है ना, वो यहां नहीं हो रहा है। जो राजी खुशी काम हो रहा है वो यहां नहीं हो रहा है भैया। ओके, तो मैंने अपनी बात कही थी वो वापस ले ली भाई। तो अब यहां एफ ही प्लस टू का देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और एसएन से एसएन प्लस टू का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो तो किसके ऊपर होता है, कैथोड पे। तो एफ ही प्लस टू वाला ये तो हो गया -0.44 माइनस एनोड, एनोड कौन है, एसएन से एसएन प्लस टू, इसका हो गया ये -0.44। ओ भाई सुन लेना अच्छी तरह कान खोल के, यहां आपको एसएन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहां न्यूमेरिकल में हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियली लिखना पड़ता है। दोनों का ध्यान रखना, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियली लिखना पड़ता है। ये रिडक्शन पोटेंशियली होता है इस फॉर्मूले में, होता है भले ही इसका ऑक्सीडेशन है, लेकिन वैल्यू हमेशा किसकी रखी जाती है, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो इस क्वेश्चन की कुछ विशेषताएं, ये बात तो आप पढ़ते हैं तब आपको ध्यान रहती है। इस क्वेश्चन का राजी खुशी ये इसके अनुसार यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अगले ने आरपीएससी में दे दिया, आरपीएससी का ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब अपनी मजबूरी हो गई। इसका अपचयन हो रहा है, अपचयन हमेशा किसके ऊपर होता है, कैथोड पे, तो इसको कैथोड ही मानेंगे। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, -0.30 हो जाएगा। अगर कोई इसको यह देख के कर देता है तो उसका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर ये भी देखना है कि सेल अभिक्रिया के लिए ईएमएफ है, तो सेल अभिक्रिया के लिए पूछा है ना, क्यों इसको देख के ये आंसर दे दिया आपने, इसलिए यह गलत हो गया अपना। ओके चलो, केएफ, ये तो पता ही है सबको, केएफ कह दो या केबी कह दो, दोनों की क्या होती है जी, केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। दोनों की क्या होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है, ये तो पता ही है। लो और लिखूं क्या, ये लो, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम होता है। इससे अपन निकाल लेते हैं, एम को और खोल लो, ये लो, मोल में मात्रा अपॉन नीचे केजी, तो ये लो डेल्टा टीएफ क्या हो गया, केल्विन में, केल्विन किलोग्राम मोल नीचे आ जाएगा तो पर मोल हो गया, केल्विन किलोग्राम पर मोल हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, वियोजन की मात्रा है, वन हाफ गुणांक दे रखा है। तो देखो वन हाफ गुणांक के लिए अपन करते हैं आई इक्वल टू, अपना ये फॉर्मूला फेमस होता है 1 + n - 1 एल्फा। ये फॉर्मूला आप
डिसोसिएशन में भी काम ले सकते हो और एसोसिएशन में भी काम ले सकते हो, अलग अलग किताबों में। और वो सिंपल वाला वो आपने देखा होगा, उस इसी से वो निकाल लूंगा, देखना आपने यह फॉर्मूला देखा होगा। देखो क्या, इस वन को इधर ले आऊं तो i माइनस वन, और इस एल्फा को इधर लेने दूं तो n माइनस वन बराबर क्या हो गया एल्फा। किताबों में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। जहां i वांट हाफ फैक्टर है तो 2.74 माइनस वन। एन डिसोसिएशन के बाद में तो बेरियम नाइट्रेट है तो इसके कितने आयन बनेंगे, 3। एन क्या होता है यहाँ, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन या एक मोल सब्सटेंस के डिसोसिएशन के बाद में या एसोसिएशन के दौरान कणों की संख्या, डिसोसिएशन के तो बाद में और एसोसिएशन के भी बाद में। तो यहां पर एक मोल का, तो एक मोल कितना है, इसमें एक मोल में कितने आयन बनेंगे, 2 तो नाइट्रेट हो गए, एक बेरियम हो गया, तो 3 माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया 1.74 अपॉन 2। इसको करोगे तो ये 0.87 आएगा, जिसको परसेंटेज में आप 87% कह सकते हो। ओके, यहां एक मोल पदार्थ के डिसोसिएशन या एसोसिएशन के पश्चात बनने वाले कणों की संख्या होती है n। अलग अलग फॉर्मूलों में ये n की जो परिभाषा है या अर्थ है वो चेंज होता जाता है, भाई ध्यान रखना। ये परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 87। ओ भैया देखो, एटॉमिक नंबर के जितने भी क्वेश्चन करने हैं ना आपको, ये 3-4 बातें याद रखना। हेलिना कर रब से फरियाद, ये लो भैया। अब इस रब से फरियाद है ना, ये तो हो गई ये बात। डी ब्लॉक है, ये याद रख लेना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये लो 30, इसका कितना होता है 48, और इसका कितना होता है 80। और फिर ये याद रख लेना, हे नेताओं और कर्मचारियों जीवित रहो। जिंक के सामने ये लाऊंगा मैं, हे नेताओं और कर्मचारियों जीवित रहो। ऐसे होते हैं ये आपके याद होना चाहिए। अब देखो इनका ये 2, 8, 10, 8, 18, फिर 36, 54 और ये 86, ये तो याद होना चाहिए। ये तो 18 है, 18 दूनी 36, 54 और फिर क्या हो गया 32 जोड़ते हैं तो 86, और ये हो गया 2, 10, पता ही है लगभग ये। इसके अंदर यहां से शुरू करते हैं 1, फिर 8 जोड़ते हैं तो 9, फिर 8 जोड़ते हैं तो 17, और फिर इसके अंदर 18 जोड़ते हैं तो 37, फिर 18 जोड़ते हैं तो 55, और फिर 32, 32 ऐसे जोड़ते हैं ना अपन। हेलिना, ये लो ऐसे जोड़ते हैं ना, 3, पहले 2, फिर जोड़ते हैं कितने 8, फिर जोड़ते हैं कितने 8, फिर जोड़ते हैं कितने 18, फिर जोड़ते हैं कितने 18, फिर जोड़ते हैं कितने 32, और फिर जोड़ते हैं कितने 32, ऐसे जोड़ते हैं। तो 3, 8, 11 हो गए, 11, 8, 19 हो गए, 19, 18, 37 हो गए, 37, 18, 55 हो गए, और 55 और 32 क्या हो गए 87। बस इतना आपको याद होना चाहिए। और ये याद होना चाहिए लेंथेनोइड कितने से कितने तक होते हैं 58 से 71 तक, और एक्टिनोइड कितने से कितने तक होते हैं 90 से 103 तक। बस हो गया आपका काम। लो भैया 87, ये लो 86 ये है, तो फिर 87 एस ब्लॉक का हो गया भैया, ये लो खत्म कहानी। 87 एस ब्लॉक का हो गया। बस ये वैल्यू याद है तो इनके बीच की संख्या देखो और जल्दी से ब्लॉक का पता लगाइए। आयनों के हाइड्रेशन, बस एक शब्द याद रखना, छोटा धनायन अधिक जलयोजित होता है, छोटा धनायन अधिक हाइड्रेटेड होता है। तो ये लो यही आ जाएगा, 54 में ए आ जाएगा, 54 में ए आ जाएगा। ऑक्सीडेशन पावर, ऑक्सीडेशन पावर का मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण करते और खुद का रिडक्शन हो। रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, फ्लोरीन करेगा या सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन। तो ये लो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लो हो गया। अरे भाई जो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका अपचयन जल्दी होगा, और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो यहाँ यही पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है,
तो सबसे ज्यादा फ्लोराइड, फ्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फिर क्लोरीन। ओके नेक्स्ट। +4, यस, सीई बनाता है। एफ ब्लॉक जब पढ़ाते हैं तो बिल्कुल ये आपको याद करना है भाई, +4 कौन दर्शाता है और +2 कौन दर्शाता है, ये तो याद करने हैं। बाकी सब लेंथेनॉइड +3 दर्शाते हैं, तो CETB जो +4 दर्शाते हैं वो EU +2 दर्शाता है, वो याद करना है। EU YB ये +2 वाले हैं, दर्शाते हैं। ओके याद करना है। चलो नेक्स्ट। ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरे अधिकांश क्वेश्चन ये एग्जाम में ही आए हुए हैं रे, किसी ना किसी एग्जाम में। अब आपको मैं बताऊंगा लास्ट में कि इतने तो ये आप सही करो, नहीं है तो और पढ़ो, बताऊंगा मैं आपको। देखिए संक्रमण धातु ट्रांजिशन मेटल्स आपने आज तक एस ही पढ़ा होगा, लेकिन आजकल एस वाला जमाना गया, अब S+L दोनों की बात होती है। तो म्यू होता है संकरण ट्रांजिशन मेटल्स का, ये आल्सो इक्वल टू μS प्लस μL और अंडर रूट। अब μS, S इज आल्सो इक्वल टू आपको पता है N+2 और L होता है L+1। तो L+1 तो देखो सब में बराबर है, और प्लस आना चाहिए रे ये, मैं ये तो वैसे ही देखो, वैसे ही मतलब आप सो लक्की, ठीक है, कि यहाँ पे प्लस प्लस वाले माइनस वाले तो बाहर हो गए वैसे ही। अब बचे कौन, प्लस वाले बचे, बच्चे कौन है जी आपके, प्लस वाले बचे हैं, माइनस वाले तो बाहर हो गए, तो ये दो तो बाहर हो गए, अब ये दो बचे हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं। एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब सुनो आपको एन और एस में संबंध समझाता हूं मैं। एस होती है स्पिन, स्पिन की वैल्यू आपको पता है हाफ होती है, और एन सपोज मैं ऐसे कर दूं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू इज 1। अब ये 1 कब हो, जब इस स्पिन को कितने से गुणा कर दूं, 2 से, तो 2 से 2 गया तो 1 आ गया ना। तो मैं ऐसे कह सकता हूं एन होता है ना ये ऑलवेज इक्वल टू 2s। एन को क्या लिख सकता हूं जी मैं, 2s लिख सकता हूं। तो लो भाई एल वाला मैं शामिल करूंगा नहीं क्योंकि एल तो आ गया। एन देखो 2s, 2s+2 और आ गया ये एल वाला। यहां एस में 2 कॉमन ले लूं तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4s, और ये क्या हो जाएगा s+1, और ये प्लस एल, L+1 और ये लॉन्डर। ओके बी हो गया, बी हो गया भाई, आया हुआ है एग्जाम में आरपीएससी में। C2 में बिल्कुल भैया 2 पाई होते हैं। कोई मेरे से मत कहना कि ये कैसे है, बेकार हो आप तो गुरुजी। हम माना कि मैं बेकार ही हूं, लेकिन दोनों ही पाई होते हैं। ओ भैया C2N2O2 10 तक के आते हैं और बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है। वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनुसार अकेला C2 बनना संभव ही नहीं है। C2 होता है तो इसके साथ में 2H या 2Cl ये और होते हैं, तब यहां आप एक सिग्मा और एक पाई कहते हो। यहां ओनली C2 की बात कर रहा है। C2 का मतलब ये हो गया, ये लो 21, पहले 21 होता है ये। ओके तो ये लो 2 और ये 1, ये 2 और ये 1, ये लो जी, और ये कर दूं मैं ये लो भैया कार्बन का मतलब ये लो, ये लो नीचे वाले 2s से कट के 2 होते हैं ना 2s में, ये लो, ये लो। ओके ये 2s वाले थे, ये लो, ये कट गए। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को आपस में कैंसिल करना होता है, ऐसे ये सिग्मा और पाई निकालने का तरीका है। वो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालते हो वो सही है, लेकिन ये सिग्मा और पाई, अब आपको पता है ना ये 2 होते हैं, ये वाले होते हैं पाई वाले, पाई 2px, और ये होता है पाई 2py, और ये होता है सिग्मा 2pz। अब इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 और 2 4, तो 1 2 3 और 4। ये चारों इलेक्ट्रॉन किसमें है जी, पाई में है। पाई में है तो बंद कौन सा बनेगा जी, पाई बनेगा। तो दोनों बंद यहाँ क्या रहेंगे, पाई बंद रहेंगे। दोनों बंद यहाँ पर क्या रहेंगे, पाई बंद रहेंगे। नो सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट इन C2 मॉलिक्यूल। ओके तो ये ध्यान रखना है। अगर C2 प्लस बोलता तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा देता और कितना बंद आता 1.5, वो भी क्या होता पाई आता। ओके चलिए नेक्स्ट।
टायरोसिन, ये आया हुआ तो है एग्जाम में और मैंने जानबूझ के ये आपको दे दिया। एक क्वेश्चन ऐसा जो आपको ऐसे लगे ये हमें नहीं आता है, ओके। हालांकि जिसके आरपीएससी के क्वेश्चन ढंग से पढ़े हुए हैं उसके तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हाथ आया होगा। इसका नाम ये होता है, ठीक है। आपको मैं नहीं कहता हूँ आप सबके याद करना जानबूझ के, क्योंकि मैंने पैटर्न वो रखने की कोशिश की थी ना, इसलिए दिया है। एल्फा इमिनो बीटा पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल प्रोपियोनिक एसिड। आप बनाना चाहो तो ये लो बना सकते हो स्ट्रक्चर, लेकिन मैं नहीं कहूंगा आप इसको याद रखो, मैं नहीं कहूंगा। ये लो 3 है ना, ये लो 1 2 3, ये लो COOH, फिर इसको पास वाला या अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा पे ये पैरा हाइड्रोक्सीफेनिल हो ही गया, और अल्फा पे क्या हो गया, NH2 हो गया। ये लो, कोई नहीं, नहीं याद करना है आपको, मैंने जानबूझ के दिया था। हाँ, नाम याद कर लेना, आया हुआ है आरपीएससी में, कभी कभी पीछे के क्वेश्चन आ जाते हैं, वरना 20 एमिनो एसिड है, ऐसे नाम याद करोगे तो नहीं, मैं नहीं कहूंगा आप याद करें, बस ध्यान रख लें इस चीज को, ओके। बीसीसी की आर निकलवा रहा है भैया, बीसीसी की आर निकलवा रहा है, तो देखो एससीसी की तो वेरी इजी होती है। ये लो, ये बना लिया मैंने। अब सुनो, बीसीसी का मतलब है एक तो केंद्र में है, एक यहाँ पे है, और एक, अब ये ध्यान रखना, ये देखो, ये ध्यान रखना, ये फेस है ना, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक वो वाला कोना है तो एक नीचे वाला कोना है, एक ये वाला, ये ऊपर वाला फेस है, और ये देखो नीचे, क्योंकि ऊपर वाले को मैं ऊपर वाले से मिला देता ना तो ये बीच वाला पार्टिकल शामिल नहीं होता, उसमें आता नहीं। इसलिए अपने को ऐसी लेंथ चाहिए जिसके अंदर बीच वाला पार्टिकल भी आए, इसलिए ये लूंगा। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, और ये क्या है, अंदर वाला हिस्सा है, ऐसे है ये। तो ये लीजिए, तो यहां ये आर, ये हो गई आर, ये हो गई आर, ये हो गई आर, तो कितनी आर हो गई जी, ये 4R हो गई। लेकिन ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। अब सुनिए, यहां मैं इसको मान लूं P, इसको मान लूं Q, और इसको मान लूं R। तो यहां देखो ये त्रिभुज, ये ट्राइंगल यहां नहीं बन रहा, तो एक डायगोनल और लो, एक डायगोनल और लूंगा। तो पहले मेरे को क्या चाहिए, पहले मेरे को इस डायगोनल की वैल्यू चाहिए। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि क्यूब का डायगोनल है, ऐसा भी सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो लो मैं समझाऊं भाई, इसको पी क्यू ऐसे मैंने बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, आर। अब देखिए, ये मैं एस मान लू, PQR, ये लो एस मान, ओके। तो मैं ऐसे कह दूं त्रिभुज ट्राइंगल, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये क्या है जी, क्यूब की एड्ज है, भुजा है, जिसकी लेंथ अपन क्या मानते हैं, ए मानते हैं। यह भी क्यूब की एड्ज है, जिसको भी अपन क्या मानते हैं, ए मानते हैं। ये अपने को निकालना है, निकालना है यानी, तो मैं ऐसे कर दूं ट्राइंगल PSR से, बोल सकता हूँ या नहीं, तो ऐसे बोल सकता हूँ या नहीं, PR² इक्वल टू, बस जल्दी करना है ना, ऐसे इतना टाइम कहाँ है, प्लस SR का स्क्वायर, ओके बोल सकता हूँ। PS कितना है जी, ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर क्या बोल सकता हूँ, 2A²। तो PR बराबर क्या आ जाएगा, √2A। कभी कभी ये भी पूछते हैं भैया, √2A हो गया क्या, कि एक क्यूब है उसका डायगोनल, उसका फेस का डायगोनल है ये किसका डाय, ये तो क्यूब के अंदर का डायगोनल है, ध्यान रखना, और ये किसका डायगोनल है, फेस का डायगोनल है। ये भी एक तरह से डायगोनल ही है, लेकिन इसमें तो देखो एक फेस के दो आमने सामने के, और यहां एक आगे का और एक पीछे का, दो टाइप के डायगोनल होते हैं यहाँ। तो ये तो हो गया √2A, ठीक है। और इस टाइप का डायगोनल आपके कहां आता है, FCC में आता है। FCC का आंसर यही होता है, √2A होता है। अब सुनो, ये √2A हो गया, इसलिए मैं अब इसको मिटा रहा हूं, जगह कम है ना। चलें, हाँ अब मैं आपको ऐसे बोलूंगा,
मेरे को ये चाहिए, तो मैं ऐसे बोलूंगा ट्राइएंगल पी क्यू ट्राइएंगल पी क्यू आर से। ओके, क्या बोल दूंगा जी मैं आपको, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओके, पी क्यू ये कितना है जी, 4r है, तो ये लो 4r का स्क्वायर। क्यू आर कितना है जी, क्यू आर ए है ये लो ए का स्क्वायर। पी आर कितना है जी, √2 ए है का स्क्वायर। ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर होगा तो 2a स्क्वायर। ये क्या हो गया, 3a स्क्वायर हो गया। ये 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a स्क्वायर का क्या हो जाएगा a, और r इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके नीचे चारों, तो √3/4a। ओके, ऐसे होगा। आपको दोनों बता दिए हैं मैंने। पीसीसी का क्या आता, √2a आता। इसका क्या आया है आपका, ये जो आपका है 4r, यही तो है ना 4r, ये आया है √3a/4। ओके, चलिए केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए कौन सा सही नहीं है, यह अनुत्क्रमणीय है, सही है, इरिवर्सिबल होता है। अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है। अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है। यह विशिष्ट प्रकृति का होता है। अति विशिष्ट तो बिल्कुल यह स्पेशल नेचर का होता है, यह स्पेशल नेचर का होता है। अधिशोषण के लिए निम्न ताप, केमिकल एब्जॉर्प्शन नो भैया, केमिकल तो हाई टेम्परेचर पे होता है, ऐसा ग्राफ आता है केमिकल का, ये लो हाई टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता है। कि उसके लिए है ये, किसके लिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए। ये लो, तो निम्न ताप सहायक नहीं है, अधिक ताप सहायक होता है। जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में उल्टा होता है भाई, ध्यान रखना। फिजिकल एड्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे अधिक होता है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, प्रेसिपिटेशन वैल्यू। अब आपको देखो एक बात ध्यान में रखना है, आपको पता है ना फ्लोक्यूलेशन वैल्यू या पीपीटी वैल्यू, प्रेसिपिटेशन वैल्यू एंटी प्रोपोर्शनल टू होती है प्रेसिपिटेशन कैपेसिटी, क्षमता की उल्टी होती है। तो क्या कहता है, उन्नन मान एक आर्सेनिक सल्फाइड के लिए स्कंदन हेतु न्यूनतम होगा, तो ये प्रेसिपिटेशन जितना ज्यादा होगा यह उतना ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन किसके द्वारा होता है, जिसके ऊपर केटाइन या एनाइन के ऊपर चार्ज क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए यहां यदि अपन बात करें, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड सोल दे रखा है, तो आपके दिमाग में पहले तो यह होना चाहिए कि जो सल्फाइड सोल होते हैं वो किस प्रकार के चार्ज होते हैं, तो यह आपको याद होना चाहिए, नेगेटिव है, मैंने बता रखा है। हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और सल्फाइड और सिंपल एजी सोल, एयू सोल, ये नेगेटिव सोल होते हैं, ऐसे बता रखा है। और भी बताए थे लेकिन मेन ये तो है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव, और सिंपल एजी सोल, एयू सोल, ये सोल और सल्फाइड सोल होते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए मेरे को ऊर्णन ज्यादा करने के लिए, प्रेसिपिटेशन अधिक करने के लिए मोर पॉजिटिव चार्ज वाला आयन चाहिएगा। तो यहां मोर Na+1 है, +1 है, +3 है, +2 है, ओके ये हो जाएगा +3 वाला, जिसके ऊपर हार्डी सुलजे नियम है, ये हार्डी सुलजे लॉ, उसके अनुसार जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अधिक उसके द्वारा अधिक प्रेसिपिटेशन होगा। अधिक प्रेसिपिटेशन होगा तो पीपीटी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। प्रेसिपिटेशन वैल्यू क्या होगी, कम होगी। फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ओके, हाँ ये अगला क्वेश्चन B203 है। ये एक जनरली ऐसा देखा है विभिन्न एग्जाम्स में, एक ऐसे उसका जो जनरल नेम होता है, जो मतलब उसका ऐसे फेमस नेम होता है, उसको पूछ लेते हैं। तो बिल्कुल ये आपको याद ही करना है, बोरॉन सेस्की ऑक्साइड इसका
नाम होता है। ठीक है, वैसे ये एनहाइड्राइड भी है, बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है और इसका यह नाम भी होता है। ओके, हाँ सुनिए, ये क्वेश्चन ऐसे है कि निम्नलिखित में कौन ऑर्थोसिलिकेट नहीं है। तो ऑर्थोसिलिकेट होता है सिंपल वाला, SiO4 -4 वाला। इसके अलावा होते हैं पायरोसिलिकेट, उनके अंदर ये वैल्यू क्या होती है, -4 की जगह अलग होती है। तो इन सब के आपको उदाहरण याद रखने पड़ेंगे। थोटविटाइट होता है, ये क्या होता है, स्कैंडियम 2 होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये +6 हो गया, तो यह -6 वाला होता है, -6 वाला, तो यह ऑर्थोसिलिकेट नहीं है। जबकि ये सब के सब हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ऑर्थोसिलिकेट के हैं। ये तो प्रत्येक सिलिकेट के आपको दो दो उदाहरण जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए 65 नंबर है क्वेश्चन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में लेंथेनॉइड डी ब्लॉक तत्वों से महत्वपूर्ण अंतर दिखाते हैं। लेंथेनॉइड क्यों दिखाते हैं, क्योंकि लेंथेनॉइड में L और S स्पिन के कारण और चक्रण के कारण और ऑर्बिट मोशन के कारण, दोनों के कारण होता है। इसलिए लेंथेनॉइड के मैग्नेटिक मोमेंट है उनसे ज्यादा होते हैं, किनसे, ट्रांजिशन एलिमेंट से। अब अगली बात है कि ज्यादा होने का कारण क्या है, कि इनमें तो ट्रांजिशन में तो जस्ट आउटर सेल से अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिगेंड्स के द्वारा इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो डिमिनिश्ड हो जाते हैं, नष्ट हो जाती हैं। जबकि लेंथेनॉइड में ये क्या होते हैं, दो सेल अंदर की तरफ होते हैं यहाँ, इसलिए यह इनके द्वारा डिमिनिश्ड नहीं होती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। इस कारण यह, तो देखिए चुंबकीय गुणों में लेंथेनॉइड के महत्वपूर्ण अंतर, बस यस सही है ये पहली बात। लेंथेनॉइड में 4f इलेक्ट्रॉन 6s2 एवं 6p2 इलेक्ट्रॉन द्वारा अच्छी तरह परिरक्षित रहते हैं। परिरक्षित का मतलब है अच्छी तरह क्या है, ढके हुए रहते हैं। अब सुनिए, इसके अंदर ए बिल्कुल क्या है, सत्य है। ए बिल्कुल क्या है, सत्य है कि इसके अंदर, अब ये क्या कह रहा है, लेंथेनाइड में 4f इलेक्ट्रॉन 6s2 एवं 6p2 इलेक्ट्रॉन द्वारा अच्छी तरह परिरक्षित। परिरक्षित का मतलब होता है शिल्डेड होते हैं, इनके द्वारा अच्छी तरह, मतलब इनके अंदर क्या होता है, अच्छी तरह रिपल्सन होता है। नो रिपल्सन नहीं होता है, बल्कि 4f के कारण तो नाभिक इनको क्या करता है, अधिक आकर्षित करता है। 4f के कारण तो नाभिक क्या करता है, आकर्षण करता है इसको, किसको, S और P के इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। इसलिए R क्या है, असत्य है, और A क्या है, सत्य है। A सत्य और R असत्य है। अच्छी तरह परिरक्षित नहीं होते, बल्कि ये तो क्या है, विपरिरक्षित होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट, एन और ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल किसी भी कोष में कक्षकों की संख्या होती है ये n², तो 9 आ जाएगी भाई। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिकतम है, क्लोरीन की होती है, सीधी सी बात है भाई, क्लोरीन की होती है। ठीक है, मैक्सिमम होती है जो -348 किलो जूल पर मोल, याद करनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोस्फीन के लिए कौन सा कथन असत्य है, छठी मछली। यस फोस्फीन, इस बार आपके पी ब्लॉक नया जुड़ा है भाई, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को, आपको जो भी ये दिए हुए हैं टेस्ट वगैरह में याद रखना। इसकी गंध सड़ी मछली जैसी है, यह अमोनिया की तुलना में कम क्षारीय है, बिल्कुल। नीचे जाते हैं ग्रुप में तो लोन पेयर के कारण यहाँ बेसिक नेचर होती है, तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाता है वैसे बेसिक नेचर डिक्रीज, तो बिल्कुल ये सत्य है, ये सत्य है। अगले ने पूछा ऐसा है, इसकी संरचना पिरामिडल, यस NH3 PH3, ये भी सत्य है। अब चाहे कभी लक्षण नो है, आपको पता है ना, फास्फोरस के एसिड होते हैं उनमें भी अगर पीएच बॉन्ड है तो वह क्या है, रिडक्शन नेचर रखता है, इसलिए यह नहीं है, नहीं है। अब चाहे कभी लक्षण यह रखती है, जबकि इसने दे रखा है नहीं है, तो यह इसका क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, sp3d, ये आपको संकरण निकालना बताया हुआ है। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 ये हैं, 8 + 2/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो ये तो sp3d, वेरी इजी क्वेश्चन। हाइब्रिडाइजेशन का एक क्वेश्चन जरूर आता है भैया एग्जाम में, और वो बहुत ही सबसे इजी क्वेश्चन वही होता है, ये समझिए। नेक्स्ट,
हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें संभव है? हाइपर कॉन्जुगेशन जब भी है जब अल्फा हाइड्रोजन हो, एब्लो है, तो यहाँ अल्फा, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यह फेनिल है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, तो चौथे में पॉसिबल है। डीकार्बोक्सिलेशन और प्रोपेन बनाना है, डीकार्बोक्सिलेशन और प्रोपेन, तो इसके अंदर क्या होता है, CO2 निकलता है, Na निकलता है, तो इसी से तो बनती है, इसी से तो क्या है, बनती है आपकी। अब यहां क्या है, इससे भी नहीं बनेगी, ये रहा आपका 3 कार्बन का, ये कितने कार्बन का है, ये भी निकल जाएगी तो 1 कार्बन का है, ये भी निकल जाएगी तो ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो इससे बन जाएगी। ठीक है, यही तो होता है यहाँ पर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, CO2 निकल जाती है, फ्री रेडिकल यहाँ पे बनता है। ये आप फ्री रेडिकल बोल दिया, फ्री रेडिकल तो तब होता जब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे विद्युत अपघटन लेता, मैं इलेक्ट्रोलाइसिस लेता, इसके अंदर सिंपल CO तो सोडा लाइम से ही हो जाएगा, ये लो NaOH CaO से ही हो जाएगा, उसका काम क्या है, CO2 निकालना, तो इसमें तो बनेगी एथेन, इसमें प्रोपेन, इसमें मेथेन, और इसके अंदर 1 2 3 4 ब्यूटेन। ओके, कार्ब धनायन E1 में, E1 का मतलब ये लो, ये है, बिल्कुल आपको बताते भी हैं कि E1 होती है ना, ये और ये, तो ये लो यही हो गया, सेम है। E2 के अंदर तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और E1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन है। एल्किनो की इलेक्ट्रॉन सनई, इलेक्ट्रॉन सनई का मतलब इसके ऊपर माइनस आएगा, माइनस आएगा तो H यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसके ऊपर प्लस रह जाएगा, तो कार्बोकेटाइन, इसलिए उपरोक्त सभी में आएगा, इसलिए क्या आएगा, उपरोक्त सभी में। एरिनियमाइन, इसका भाई ये थोड़ा सा सही कर लेना, सभी नहीं, यहाँ एक है, इंग्लिश सही थी इसकी, हिंदी में थोड़ा सा ये हो गया, ये देखो 1 ऑफ द वन, सुनो, देखो जब बनता है ये एरिनियमाइन, तो आपको याद हो तो ऐसे बनता है, अगर आपको याद हो तो ऐसे बनता है H, और यहाँ कौन जुड़ता है आपका, जो भी आया हुआ है, क्लोरीन है, कुछ भी समझ लो, और यहाँ प्लस रहता है। ओके, तो जिसके पास डबल बॉन्ड है वो तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन, sp2 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 sp2, और ये भी क्या हो गया आपका sp2, ये हो गया आपका sp3, ये क्या हो गया आपका, एक कार्बन sp3 संकरित है, एरिनियम आयन में एक कार्बन sp3 संकरित है, ये लो, 1 ऑफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। N2 पाई, पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार दोनों संक्रमण, तो इसका मतलब N2 पाई स्टार का मतलब है लोन पेयर भी होना चाहिए, और पाई टू पाई है मतलब डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, तो ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इसमें लोन पेयर नहीं है, ये लो, इसमें लोन पेयर नहीं है, इसमें भी ये लो, लोन पेयर नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा। प्रोटीन की कौन सी संरचना इम्यूनो विशिष्ट क्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर जुड़ने के क्रम को प्रदर्शित करती है, और ध्यान रखना जब इसका डिनेचुरेशन होता है, विकृतीकरण होता है, तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर नष्ट होती है, सेकेंडरी और टर्सरी। विकृतीकरण में कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका मतलब जेनेटिकल डिजीज जनरेट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया, तो ये तो ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है, ग्लूकोनिक अम्ल, जबकि HNO3 से सैकरिक एसिड प्राप्त होता है, HNO3 से सैकरिक एसिड वरना ग्लूकोनिक एसिड। एक होता है जीवाणुनाशी और एक होता है जीवाणुरोधी, लो मैं याद करा देता हूं, इसका जनरली एक क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में, देखो जीवाणुरोधी, इसमें रै आएगा भाई, रै, ऑप्शन देखो, टेट्रा रै, कलोर रै, इरिथ्रो रै, इसमें रै नहीं है, जिसमें न नहीं है ना, रै नहीं है, वह नासी है, बस ऐसे याद कर लेना।
एनसीईआरटी में इनके तीन तीन उदाहरण हैं, तीन ही उदाहरण किसके हैं? बैक्टीरियोसाइडल के हैं, और तीन ही किसके हैं? जीवाणुरोधी के हैं, जो ग्रोथ को रोकते हैं। और साइडल का मतलब होता है जो उसको मार देते हैं। ओके, तो पेनिसिलिन आएगा। ये आपको पता ही है, ये आंसर तो लो मेरी ध्यान है देखते ही, ये तो होने का सवाल ही नहीं होता इन दोनों में। आप तो आपको पता है ये तो k इक्वल टू क्या होता है? ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। लोग ले रखा है तो पहले ln लेते हैं, तो ln k इक्वल टू ln a, और ये हो जाएगा ln e की, ये log m की घात n, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब चाहे यहाँ ln से ले लो या log से ले लो, तो यहाँ देखो ये माइनस आता है इसके पहले। ओके, तो इसका मतलब कर्व ऐसे नीचे की तरफ आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या है? अगर प्लस आता तो कर्व ऐसा होता, और माइनस आता है तो कर्व ये होगा। चलिए, ये देखिए PCl5 स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस। देखो किसी रिएक्शन में स्थिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस मिलाओगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिलाओगे तो राजी खुशी जो प्रेशर का इफेक्ट होता है उसका उल्टा आंसर आएगा। ओके, तो स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाना नो इफेक्ट होता है। स्थिर आयतन पर क्लोरीन अगर प्रोडक्ट मिलाओगे तो लेफ्ट साइड में जाएगा ये, और रेक्टेंट मिलाओगे तो राइट साइड में जाएगा। ओके, तो अपने को राइट साइड का पूछ रहा है, तो क्लोरीन वाला नहीं होगा। स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाना। अब सुनो, अगर आप इसका दाब बढ़ाते तो इधर तो एक रिएक्टेंट है और इधर दो है, तो यह कौन सी साइड में जाता? लेफ्ट में जाता। स्थिर दाब पर यदि आप अगर इसका दाब बढ़ाते, ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं, स्थिर आयतन पर PCl5 पे मिलाना, तो अगर आप PCl5 मिला रहे हो तो PCl5 क्या हो गया यहां पर? ज्यादा हो गया। रेक्टेंट मिलाओगे तो हमेशा कौन सी दिशा में जाएगा? ये अग्र दिशा में ही जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रेक्टेंट करने पर हमेशा क्या होएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, करो। ये मोल कॉन्सेप्ट का 3.2 ग्राम मेथेन के कंबसन से CO2, तो आपको है पहले तो इसकी रिएक्शन लिखनी होती है, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस से H2O। तो ये हो गया आपका, इसको बैलेंस कर लो, ये लो, फिर बैलेंस करते हैं, ये लो, और इसको अपन ऐसे लिखते हैं, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करके इसके 1 मोल और इसके 2 मोल बनाता है। इसके कितने मोल बनाता है? 2 मोल बनाता है। 1 मोल इसके इससे रिएक्शंस करके इसके कितने मोल बनाता है? 2 मोल बनाता है। ओके, अब यदि मैं आगे बात करूं, इसके 2 मोल बनाता है। अब यदि मैं आगे क्या करूं, बात करूं, तो सुनिएगा, ग्राम में दे रखा है तो इसको ग्राम, ये कितना ग्राम हो गया? 16 ग्राम। ये कितना हो गया? 64 ग्राम। ये कितना हो गया? 44 ग्राम। ये कितना हो गया? 36 ग्राम हो गया। ये कितना ग्राम हो गया? 36 ग्राम हो गया। ओके, अब कहता है 3.2 ग्राम मेथेन के कंबस्टन से CO2 की मात्रा, अच्छा CO2 लीटर में हो चाहिए, तो लीटर में चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक मोल को 22.4 लीटर, दो को 2 गुना 22.4 लीटर, दो को 2 गुना 22.4 लीटर। तो अब 3.2 ग्राम मेथेन से CO2 की मात्रा लीटर में, तो ग्राम में दे रखा है, और ये किस में दे रखा है? लीटर में दे रखा है। इसके नीचे ऐसे भी लिख सकते थे 22.4, लेकिन जितना चाहिए उतना लिख लो, फालतू में ज्यादा नहीं इसको बढ़ाना है, तो आप ऐसे लिखो। ये राजी खुशी का काम है, तो क्या लिखोगे? सिंस 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त 22.4 लीटर CO2, इसलिए कितने से? 3.2 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त 16 गुणा 3.2, ये लो भैया, ये 10, और ये लो, ये 10, ये हो गया 2, तो ये अपने आप ही 4.48 लीटर आ गया, बी आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? बी आ गया। अब देखिए 81 नंबर,
अगर AT1 की बात करें, H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक है, तो देखो आप करोगे 2x इंटू एंड 2 into 1, उससे इसका आंसर नहीं आएगा। ये परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो इसका स्ट्रक्चर से आएगा। ये लीजिए, ये लीजिए। ओके, तो ये +2 -2 +2 -2 ऐसे निकालते हैं ना कि डबल बॉन्ड होता है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर माइनस, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसकी प्लस। तो ये +2 -2 +2 -2, ये +1 -1 +1 है -1, इसलिए कितना आएगा यहाँ सल्फर का? 6 ही आएगा। ठीक है, ये ऐसे हैं जो आपकी स्ट्रक्चर से कवर होगा ये। ओके ओके, इसका ही एक एग्जांपल ध्यान रखना, Na2H2O3 होता है। ये लो, ये होता है जिसका स्ट्रक्चर Na2H2O3। ये लो, इसमें भी देखो, जो लेता है उस पर -2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, ये +2, फिर ये +2, ये -2, ये +2, ये +1 सिंगल बॉन्ड ही है यहाँ, ये -1, ये +1, ये -1, टोटल यहाँ कितना हुआ? 6 हुआ इसमें भी। ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ? 6 हुआ। ओके, इसका भी ध्यान रखना है। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, दो ये अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। काइनेटिक की गतिज ऊर्जा ने और प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है भाई, यही लिखते हैं ना, ये तो प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? टेम्परेचर, तो गैस के ताप पर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट। जो पोस्ट्यूलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी की, उसमें लिखी हुई है ये लास्ट लाइन या सेकंड लास्ट लाइन। फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड का किया जाता है, तो दिस इज PbS गैलेना, ये सल्फाइड है इसलिए है। सिडेराइट कार्बोनेट है, मेलेकाइट का मैग्नेटाइट ऑक्साइड है। ये मतलब ये सब सल्फाइड, इनमें कोई भी नहीं है, सल्फाइड इनमें से कोई भी नहीं है। ये कार्बोनेट है और ये ऑक्साइड है, इसलिए यहाँ सल्फाइड का यही है गैलेना। तिर्यकबद्ध, ठीक है। क्रॉस लिंक का मतलब पहले तो ऐसे सिंपल इकाइयां, ये वाली, ये लो, ये लो, ये लो, फिर ऐसे इनके मध्य लिंक, ये लो, यही तो होते हैं क्रॉस लिंक आपके। ये लो, तो अब पढ़िए असत्य। देखो सत्य असत्य मैंने आपको बताया, एक वीडियो और बनाया था मैंने, उसके अंदर ये सब कुछ बता रखा है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से कितने क्वेश्चन करें आप, सब कुछ मैंने बता रखा है, उसको देखें। फिर देखिए, तिर्यकबद्ध या नेटवर्क बहुलक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के लिए असत्य है। विभिन्न रेखीय बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य, नो एक श्रृंखला में नहीं होते हैं, अलग अलग में होते हैं। असत्य पूछ रहा है ये सॉरी, असत्य। ये विभिन्न रेखीय बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य, हाँ विभिन्न के मध्य, अलग अलग के मध्य तो है। द्विव और त्रिक्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाई, बिल्कुल ये ऐसे ही बनते हैं जैसे बेकेलाइट बनता है। ओके, फिर है बेकेलाइट व मेलामीन इसके उदाहरण है। यस, आपको पता है ना बेकेलाइट किससे बनता है? ठीक है, क्रियात्मक समूह वाली इकाइयों से बनता है। डेक्रोन बनता है, सॉरी डेक्रोन क्या है यहाँ, तो बेकेलाइट, हाँ बेकेलाइट मेलामीन ये इसके उदाहरण है। तो बेकेलाइट, डेक्रोन तो रेसो में आ जाता है। ओके, ये समान बहुलक श्रृंखला में मजबूत सहसंयोजक बंध रखते हैं, समान में नहीं रखते, भिन्न भिन्न में रखते हैं, इसलिए यह है असत्य हो गया। इसलिए यह क्या हो गया? असत्य हो गया। अक्षीय मतलब एक्सियल, लोब एक्सियल पे है, तो एक्सियल पे तो लोब दो की होती है, dx² -y² और dz² की। हो गया तो ये, बाकी तो ये बिटवीन द एक्सिस होती हैं इनमें तो लोब। ओके, ये ड्रग्स हैं, दर्द निवारण, एनाल्जेसिक हैं, अस्वापक जिनकी आदत नहीं पड़ती, तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल की आदत नहीं पड़ती, तो बी हो जाएगा। मॉर्फिन और हीरोइन की तो आदत पड़ जाती है, और जिसको आप कहते हो ना चरस गांजा, इनकी तो क्या पड़ जाती है? आदत पड़ जाती है। ओके, नेक्स्ट। हाँ देखिए, अगर अपन इसकी बात करें, यदि हम इसकी बातें करें, तो देखिए
ये सत्य असत्य का है, कथन और कारण का। फ्लोरीन प्रदर्शित करता है केवल -1, इसका इंग्लिश ज्यादा अच्छा है, फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल। जबकि अन्य हेलोजन ऋणात्मक एंड धनात्मक, अगर उनके सामने हेलोजन के सामने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बिल्कुल Cl में क्लोरीन की कितनी होती है, +3 होती है। लेकिन फ्लोरीन सामान्यतः कभी भी प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं करता है। इसका कारण क्या है? फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत, बिल्कुल एकदम सही है। तो ए भी सत्य है और आर भी सत्य है, और आर ए की व्याख्या करता है। तो ये लो, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की व्याख्या, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ज्यादा कोई है ही नहीं, तो यह प्लस शो ही नहीं कर सकता। चेंज नेक्स्ट। ये लो भैया, ये तो मेरा बताया हुआ है आपको, इसका निकालना है तो सीधा सा है, ये लो कि ये वाले आयन किस किस के अंदर हैं। तो H+ किस में है, ढूंढो, ये रहा H+ वाला। ClCH2CO किस में है, ढूंढो, ये रहा। इसको और इसको तो जोड़ दो और इसको घटा दो, तो ये लो 224 प्लस 203 माइनस 38.2, तो ये हो जाएगा 203, तो हो जाएगा 724। 4 to 7 में आप 38.2 घटाओगे तो ये आ जाएगा, सी आ जाएगा। एक बार बेक लाना नीचे, इसमें ध्यान रखना जोड़ने और घटाने के बाद वो भी रहेगा, तो हटाना नहीं है ना। हाँ, जोड़ने और घटाने के बाद केवल यही आयन बचने चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर किसी में ज्यादा आयन घट रहे हैं, बच रहे हैं, तो इनको दो इस प्रकार से गुणा करो इनको संख्याओं से कि लास्ट में केवल ये आयन ही बचे। ओके, ज्योमेट्रिकल समायोजता आपको पता है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल समायोजता प्रदर्शित नहीं करते हैं, साफ साफ बोल रखा है। और स्क्वायर प्लेनर हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो NiCO4 टेट्राहेड्रल है, इसलिए ज्योमेट्रिकल समायोजता प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक दो लिगेंडों के मध्य की रिलेटिव डिस्टेंस, सापेक्षिक दूरियां हमेशा समान होती हैं। चलिए, ये तो पता ही है, Fe6 के साथ जब Fe6 के साथ जब आपका Fe+3 मिलता है, ये लो, तो क्या बनता है जी, ये बनता है जिसको पर्शियन ब्लू बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं जी, पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू के नाम से तो क्वेश्चन कई बार ही आया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, पर्शियन ब्लू बोलते हैं। ओके, यह आपका केमिस्ट्री का पेपर था जिसके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब आपको बात बताऊं, देखो मैंने एक वीडियो बनाया था आपका, यह है आपका सॉल्यूशन था इसका, जो मैंने करवा दिया। हालांकि आपके पास भी इस टाइम कम है, इसलिए मैंने इसको जल्दी से करवाया है कि आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा करवाया, इसको जल्दी से है। अब आपको बात बता दूं, देखो ये अधिकांश क्वेश्चन पहले विभिन्न एग्जाम्स हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, हर टाइप का जो पेपर का मोड होता है उसी के अनुसार बनाया हुआ है। इसके अंदर आप 25 से 30 मतलब 45 क्वेश्चन है, इनमें अगर आप 25 से 30 कवर कर रहे हो तो आप अच्छी स्थिति में, थोड़ा बहुत और कवर कर लो ताकि वो मेरे बताए अनुसार 32 के लगभग या उससे ऊपर का आपका कवर हो जाए। ओके, 20 कर रहे हो तो कोशिश और करो, 20 तक ही कवर कर रहे हो तो कोशिश और करो। ओके, और बिल्कुल अच्छी मेहनत करो, इतनी मेहनत कर लो कि आपको धोखा नहीं रहे कि हम कम पढ़े, मतलब मेहनत इतनी होनी चाहिए कि सिलेक्शन नहीं हो तो भी तो धोखा नहीं हो। भाई मैंने तो की थी, अब नहीं हुआ तो मेरा लक या और कोई कारण, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इतनी मेहनत आप कर लीजिए। मेहनत करोगे तो मैंने आपको एक दूसरा वीडियो भी इसका मोटिवेशन इन दिनों ही बनाया था, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसके अंदर आपको सब कुछ बताया हुआ है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितने के लगभग सिलेक्शन होता है, उसको देखोगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी और आपको बहुत ऊर्जा के साथ और एनर्जी के साथ अपना काम करना है। बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। ओके, तो मैं इतना ही समय लूंगा आपका। बेस्ट ऑफ लक, आराम से अपना एग्जाम दीजिए बिना तनाव के।